नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके सामने एक बड़ी बेहतरीन पुस्तक लेकर आ रहा है जिसका नाम है विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर बिलास करात, जो कि बामसेब से जुड़े हैं और बड़ा ही गहन अध्ययन करके उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और साथ ही साथ इस पुस्तक के जो प्रस्तावना आप सबने सुनी पहले भाग में, वो पहला भाग वामन मेश्राम जी ने लिखा है और उन्होंने इस पुस्तक में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं हैं। जो ब्राह्मण हैं वह भारत के रहने वाले नहीं हैं, वह विदेशी हैं। और उसके लिए उन्होंने काफ़ी तथ्यपरक चीज़ों का भी समावेश किया है। तो साथियों, आज हम इस पुस्तक की समीक्षा करेंगे और समीक्षा में देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या तथ्य ऐसे दिए हैं जो सिद्ध करते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं, या वास्तव में आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है कि ब्राह्मण विदेशी नहीं है, तो वह जागो पंच को उपलब्ध कराने के कष्ट करें, कृपा करें, और जिससे हमें ये पता चल सके कि ये पुस्तकें जो समाज में आ रही हैं ये समाज के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन यदि आपके पास तथ्य नहीं है तो आप इसे स्वीकार करिए, आप इसे मानिए और देखिए, परखिए, जांचिए क्या वास्तव में ब्राह्मण विदेशी है। आइए चलते हैं पुस्तक के अंशों की ओर, क्योंकि पुस्तक में ढेर सारे विदेशी ऐसे हैं जिन्होंने ये साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। अकेले वामन मेश्राम या प्रोफेसर बिलास खरात ही नहीं हैं जिन्होंने ऐसे साक्ष्य दिए हैं। आइए आज चलते हैं। इसमें जो पहला भाग है, पहला पाठ है इसमें दिया गया है, आक्रमणकारी विदेशी ब्राह्मणों ने हिंसा के जरिए सिंधु सभ्यता नष्ट की। ये कोई जो वामन मेश्राम नहीं कह रहे हैं, यह प्रोफेसर बिलास खरात नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सर मार्टिमर व्हीलर इसको कह रहे हैं। और सर मार्टिमर व्हीलर यह विश्वमान्य पुरातत्वविद हैं। 1890 से 1976 वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रबंध निदेशक भी थे, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वे शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के तरह तरह के प्रोजेक्टों का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इससे इतिहास एवं पुरातत्व विषय में उनकी शोहरत पूरे विश्व में मशहूर है। उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का नए सिरे से उत्खनन किया और नई खोज की। सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड 1966 का सिंधु सभ्यता पर लिखा गया यह ग्रंथ पूरे विश्व में नवाजा गया। उन्होंने उसमें साबूतों के साथ यह सिद्ध किया कि विदेशी ब्राह्मणों ने सिंधु सभ्यता पर हमला करके मूल निवासी सिंधु जल की कत्ल की है। सिंधु सभ्यता यह विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मणों की हिंसा से खत्म हो गई। यह साबूतों के आधार पर साबित किया। उनका कहना है कि आज डीएनए विज्ञान से प्रमाणित हुआ है। विदेशी ब्राह्मणों का दौर उन्होंने ईसा पूर्व 2000 वर्ष दिखाया और वही दौर सिंधु सभ्यता की बर्बादी का दौर है। विदेशी यूरेशियन स्टेप ब्राह्मणों के भारत में आने का काल भी डीएनए विज्ञान ने यही दर्शाया है। इससे व्हीलर की खोज सत्य साबित होती है। आरएसएस के ब्राह्मण शिंदे को आगे करके व्हीलर के नाम से घृणा करते हैं। दरअसल व्हीलर का कहना भी ही सत्य साबित हुआ है। पाठक वर्ग को व्हीलर की सटीक खोज क्या थी इसकी जानकारी के लिए उनके ग्रंथ का एक हिस्सा यहाँ अनुवाद के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। यानी कहीं ऐसा ना हो कि व्हीलर को सभी लोग गलत समझें, व्हीलर गलत था। तो यहाँ पर बिलास खरात जी ने उन अंशों को भी ला के आपके बीच में रखा है कि वो अंश आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर ये बिलास खरात अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं, है ना। तो उन्होंने साक्ष्य भी देने का प्रयास किया है। नष्ट हो रही सिंधु संस्कृति को अंतिम झटका कब लगा? कुछ सालों पहले ही मैंने ये सुझाया था कि भारतीय उपखंड के उत्तर पश्चिम की ओर के आर्य आक्रामक ही सिंधु संस्कृति को नष्ट करने वाले मुख्य लोग थे।
यह बात आज यदि साबित कर सकते हैं तो यह मैं कह रहा हूँ, वह शायद गलत भी हो सकता है, किंतु इतिहास में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यह हम नहीं कह सकते। सैलाब के जल से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई थी, यह सिद्धांत तो सबका पसंदीदा विषय बन चुका है। वह कोई सिंधु सभ्यता के पतन का इकलौता कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के घुमावदार मीनार यानी टावर पूरी तरह जल के नीचे डूबे नहीं थे। इसके अलावा मुमकिन यह है कि वर्तमान में जिसे हम हड़प्पा कहते हैं, जो सिंधु काल का हरयूपिया शहर था, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी मौजूद है। ऋग्वेद अति प्राचीन काल के मंत्रों से भरे हुए गीतों की रचना है, जिसमें आर्य के आक्रमण का जिक्र किया गया है। आर्य आक्रमकों ने स्थानिक मूल निवासी सिंधु सभ्यता के लोगों पर शिकस्त पाने का वर्णन ऋग्वेद में मौजूद है। आम नज़रिए से सोचने पर नज़र आता है कि ऋग्वेद में जो वर्णन किया है वो सिंधु सभ्यता के पतन के हालात से हूबहू मेल करता है। वैदिक ऋचाओं में 5 नदियों के प्रदेश का यानी पंजाब एवं उसके इर्द गिर्द के प्रदेश का जिक्र बार बार किया गया है। मूल निवासी घेरेबंद शहरों पर आक्रमण करके उन्होंने सिंधु जन का किया हुआ नरसंहार का वर्णन उसमें बार बार नजर आता है। उन शहरों को ऋग्वेद में पूर यानी किला या शक्ति स्थान कहा गया है। शहर की रक्षा के लिए बनाया गया हुआ किला या दुर्ग यह पत्थरों से बनाया गया था, जिसे ऋग्वेद में अस्सामाई कहा गया है, जिसे मिट्टी की ईंटें या कच्ची या भुनी हुई ईंटें कहा गया है। आर्यों का मूल देव इंद्र का सिंधु सभ्यता के किले या पूर तोड़ने वाला यानी पुरंदर कहकर ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। आर्यों के नेतृत्व में काम करने वाले दिवोदास के लिए यह सिंधु सभ्यता के 99 किले नष्ट करता है। संक्षेप में कहा जाए तो वह सिंधु सभ्यता के किले या पूर्व इस तरह नष्ट करता है जैसे कि समय कपड़ों को जीर्ण कर देता है, यानी जिस प्रकार समय कपड़ों को कमज़ोर कर देता है उसी प्रकार उन्होंने नष्ट किया। ऋग्वेद में किए गए वर्णन के किले या पूर्व असल में थे कहाँ, यानी वो थे कहाँ, मौजूद कहाँ हैं। तो नए अनुसंधान में उजागर हुए दुर्ग में उन्होंने मौजूद टीले हड़प्पा तथा मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। उसी तरह हड़प्पा समान ऐसे ही स्थान मकरान में, सुरकागेन, जेर सिंध में अली मुराड और अब राजस्थान में कलिबंगन इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और यह तमाम स्थल इंद्र के दुश्मन के अहम शक्ति केंद्र थे, यह दिखाई देता है। कुछ भी हो, किंतु विकसित सिंधु सभ्यता के लोगों के बैरी कौन थे यह अब पहचाने नहीं गए। दुख की बात यह है कि भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण करने वाले आर्यों की तारीख अब भी तय नहीं हो सकी। उस बारे में आज भी उलझने हैं, किंतु ईस्वी सन पूर्व दूसरे सहस्राब्दी के दौर में आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था, यह समझने के लिए पर्याप्त सबूत है। इस ईसा पूर्व पहले सहस्त्राब्दी के मध्य तक वह आक्रमण जारी रहा, यह सबूतों के आधार पर नहीं कह सकते। इसमें आकृति 87 में पहले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त नींव, कुएं, इन पर जब बाद के काल में मकान बनाए गए तब नए निर्माण कार्य से ही नीचे गहराई में दब गए, जिससे उपरोक्त चित्र में दिखाए गए मुताबिक अजीब से हालात पैदा हो गए थे। उपरोक्त चित्र में दिखाए गए कुएं एक नली के स्वरूप में नजर आते हैं जो बाद के काल में बनाए गए थे। जिस आंगन में उसे खोदा गया था वहां पर कुएं का मुंह खुला हुआ नजर आता है, परंतु उस कुएं को और गहराई में खुदाई करने पर दिखाई दिया कि पहले घरों पर जो परतें जम गई थी वहां पर कुआं खोदा गया था, लिहाजा वह जमीन ऊपर खुला हुआ दिखाई देता है और दोनों के बीच में ईंटों के मकान दिखाई देते हैं। मोहनजोदारो के ऊपरी सतह से प्राप्त तकरीबन आधे दर्जन कंकाल पर चर्चा करना अब जरूरी हो गया है। मेरे अलावा कई लेखकों ने उन्हें बहुत कुप्रसिद्ध किया है, किंतु असल में उसे कुछ भी अहमियत नहीं है, यह नहीं कह सकते। दुर्भाग्य से उनमें से कुछ से कंकालों की अनुसंधान कर्ताओं ने दखल नहीं ली। वह तमाम कंकाल एक ही काल के थे ऐसा कहा जाता है और शहरों का वह नवीनतम काल था यह भी कहा जाता है।
हालांकि वे ऊपरी सतह से प्राप्त हुए थे। फिर उसका काल शहर के संहार की शुरुआत का काल था, यह नजर आता है। ऐसा लगता है कि शहर का अंत का काल यही कंकाल दर्शाते हैं। डीके एरिया में 2 कंकाल कुएं की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़े हुए नजर आते हैं, तो 2 कंकाल बाहर की ओर रास्ते पर पड़े हुए नजर आते हैं। वीएस एरिया में मकान नंबर के बीच की गली के रास्ते पर 6 अस्थि पंजर का जत्था नजर आता है, जिसमें एक बालक है और वह अस्थि पंजर के घर के बीचों बीच हाथ पांव फैलाकर आढ़े टेढ़े गिरे हुए हैं। उस मकान के काल निर्माण का काल कुछ भी हो, किंतु वह मकान, वे लाशें, उनके इर्द गिर्द से प्राप्त चीज़ों की तुलना में बाद के दौर की होंगी, यह आमतौर पर कहा जाता था। एचबी एरिया के एक कमरे में पुरुष, महिलाएं तथा एक बालक, कुल 14 लाशें प्राप्त हो गई हैं। उनमें से कुछ लोगों के बदन पर सिंधु सभ्यता के गहने हैं, उससे उन्हें हिंसा में मारा गया था ऐसा लगता है, क्योंकि उनमें से 2 कंकालों की खोपड़ी पर कुल्हाड़ी या तलवार के घाव नजर आते हैं। उनका यह हाल अब तक समझ में नहीं आया। इसका प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट बेहद बेबुनियाद लगता है। उपरोक्त कंकाल यह माध्यम हालात 1 से अंतिम पड़ाव 3 तक इस काल के हो सकते हैं। आखिरी पड़ाव 1 के बाद के काल के भी हो सकते हैं, किंतु यहाँ जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उससे उनके कंकाल ऊपरी सतह के होंगे ऐसा लगता है। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, किंतु यहाँ पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं उससे वो कंकाल ऊपरी सतह स्तर के होंगे ऐसा लगता है। 88-89 मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह में पुरातात्विक अनुसंधान में बहुत से शव इस तरह बरामद हुए हैं जैसे हिंसक आक्रमण से उनकी मृत्यु हो गई है। बाईं ओर खड़े हालात में जो तस्वीरें हैं वे एचबी एरिया के एक कमरे में बिखरे हुए शव हैं। दाहिनी ओर की तस्वीर में उन्हीं कंकालों के हालात दर्शाई गई हैं जिनका कत्ल किया गया। उन पीड़ित लोगों के बारे में तरह तरह के पुरातात्विक रिपोर्ट आगे आ रहे हैं, जिससे उपर्युक्त लाशों का काल बाद के काल का है। यह साबित करने के लिए 289 यह एक अहम सबूत है। उन लाशों का दौर बड़ा हो सकता है, किंतु यदि उपर्युक्त तस्वीर को सबूत माना जाए तो वे लाशें ऊपरी सतह की होंगे ऐसा लगता है। इसी तरह की 5 लाशें ये एचबी एरिया जीएस डेलस इन्हें 1964-65 में प्राप्त हुए हैं, जो बड़े बड़े घरों के बीचों बीच मौजूद एक पगडंडी में 20 तथा मिट्टी के ढेर से प्राप्त हुए हैं। वे बाद की अवस्था के होकर पगडंडी में एक कोने में छिपकर बैठे हैं ऐसा लगता है। डीके एरिया और 1 लाशों का जत्था प्राप्त हुआ जिसमें 5 लड़के हैं। वे तमाम लाशें एक के ऊपर एक आड़ी तरछी टेढ़ी रची हुई तथा जबरन गड्ढे में ठुसी गई हैं ऐसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में बनाए गए गड्ढे में उन लाशों को फेंका गया होगा, किंतु पुरातत्वविद मैंके का हैरत भरा अनुसंधान कहता है कि समझने के लिए उस गड्ढे को कब्र का गड्ढा कहा गया है, किंतु उस गड्ढे को चारों ओर से दीवार नहीं बनाई गई है। वे गड्ढे खोदे हुए भी नहीं लग रहे हैं। फिर एक बार हम कहाँ हैं, यह कुछ मंडली के साथ हाथी के 2 दांत हैं, और उसके बारे में मैके कहते हैं कि वे कंकाल एक ही परिवार के थे जो हस्तिदंत से कलाकृति बनाने वाले परिवार का था। वे अपने सामान के साथ भागकर जाने वाले थे, किंतु हमलावर शत्रु ने उन्हें पकड़ लिया, उनका कत्ल किया। उन लाशों को जल्दबाजी में मिट्टी के नीचे दफनाया गया तथा उनके लिए किसी भी प्रकार का दफन विधि नहीं किया गया ऐसा दिखाई देता है। उनमें से 1 लाश बदन पर सिंधु सभ्यता के कंगण नजर आते हैं। मध्यम पड़ाव 3 के काल में के पत्थरी मकान के नीचे उन कंकालों की हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई दिखाई देती हैं, और उससे यह बदकिस्मत वाकया बाद के 1A इस पड़ाव में हुआ होगा ऐसा पुरातत्वविदों को लगता है। अब हैरानी की तथा अहम बात यह है कि उन लाशों को मिट्टी से ढका गया और मौत के बाद उन्हें जानबूझकर मिट्टी के नीचे दफनाया गया। पूरब के प्रदेशों में शव जल्दी ही सड़ जाते हैं, लिहाजा वहां रहने के लिए आए नए लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए उन शवों को तुरंत मिट्टी के नीचे ढका गया। आकृति 90
91 बाईं ओर 2 कंकाल मोहनजोदड़ो के डीके एरिया में रास्ते में गिरे हुए नजर आते हैं। उनकी दूसरी तरफ की तस्वीर में इन्हीं कंकालों का समूह डॉक्टर जॉर्ज एफ डेक्स उन्होंने 1964 के उत्खनन में प्राप्त हुआ। वे अपनी सुरक्षा के लिए एक गली में कोने में छिपकर बैठे होंगे ताकि आक्रमणकारी दुश्मन की नज़र में वे ना आ सकें। पगडंडी के ईंटों की दीवारें तथा नीचे गिरा हुआ कचरा यह अगले पड़ाव का है। तो साथियों, आप सभी ने सुना कि किस तरह से बेरहमी से यहाँ के लोगों का कत्ल करके यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और यह साम्राज्य किसने स्थापित किया, यह आप अध्याय 1 का जो हेडिंग है वह आपको स्पष्ट करता है। यानी विदेशी ब्राह्मणों ने हिंसा के जरिए सिंधु सभ्यता नष्ट की, यह सा शीर्षक है। और आप सभी लेखक की बातों को समझने का प्रयास करिए कि लेखक कहना क्या चाहता है। ये मूल निवासियों के लिए एक बड़ा संदेश है। अगर मूल निवासी इस बड़े संदेश को समझ सकते हैं तो समझें, और नहीं समझ सकते हैं तो इस पुस्तक के साक्ष्यों का मूल्यांकन करें, अध्ययन करें, तब जाकर सही और सटीक जानकारी उन्हें उपलब्ध हो पाएगी कि लेखक ने सही लिखा है या गलत लिखा है। क्योंकि वास्तविक तौर पर अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो आज भी हमें उसके साक्ष्य हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं। और ये व्यवहार में कैसे दिखाई देते हैं, वो उसी तरह दिखाई देते हैं जैसे कि जबलपुर हाई कोर्ट में आज डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को लगाने में दिक्कत हो रही है। तो सोचो दुश्मन हमारा कौन है। तो साथियों, ज़्यादा बात ना करते हुए यही कहूँगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही अगर जो नए साथी देख रहे हैं उनको लगता है कि जागो पंच अच्छा वीडियो बनाता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।